हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन सीबीआई। वेलकम टू माय चैनल। आई एम सेफ। अब इस लाइन से मुझे एक कमेंट याद आ गया जो थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने मेरी एक वीडियो पे किया था। और उसने उस वीडियो में ये कहा था कि सर आप अपनी हर वीडियो में ये कहते हैं कि आप जो हैं सीबीआई में एसआई हैं, तब भी आपके जो व्यूज़ हैं वो कम आते हैं। तो उसको मैं रिप्लाई करने लगा, पर उसने शायद वो वीडियो से कमेंट हटा दिया या फिर एग्जैक्टली क्या हुआ पता नहीं। मैं अब उस वीडियो पे वो कमेंट नहीं देख सकता, पर मेरी नोटिफिकेशन में अब भी वो शो होता है वो कमेंट। तो उस बच्चे को मैं इस वीडियो में रिप्लाई करना चाहूँगा कि प्यारे बच्चे, यूट्यूब पर एक एल्गोरिदम नामक चीज़ होती है जो अलग अलग चीज़ों को देखती है, जिनमें से एक चीज़ वो ये भी देखती है कि जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है वो रेगुलरली वीडियो कितनी बनाता है। यानी जितनी ज़्यादा आप वीडियो बनाएंगे उतनी ज़्यादा वो लोगों तक प्रमोट करेगा। आप अगर मेरी तरह हफ्ते में, इनफैक्ट 2 हफ्ते में एक वीडियो बना पा रहे हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि यूट्यूब को फिर ये लगता है कि ये ज़्यादा वीडियो बनाने वाला नहीं है, तो इसको ज़्यादा प्रमोट मत करें। और इसके अलावा कोई और अगर ज़्यादा करता है तो उसको ज़्यादा प्रमोट करें। इसलिए आपको सीबीआई में एसआई होना या फिर आप जॉबलेस हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रमोट करेगा। अगर आपकी उसमें थोड़ी बहुत क्वालिटी भी है तो, क्वालिटी अगर थोड़ी कम भी है, क्वांटिटी ज़्यादा, तो भी काम थोड़ा चल जाता है यूट्यूब पर। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा जो आपने ये कमेंट किया था मेरे उस पर कि आपके व्यूज़ कम क्यों आते हैं। और दूसरी बात, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे व्यूज़ काफ़ी है। अगर मैं अपने फ्री टाइम में ये वीडियो बना पा रहा हूँ, जो कि मुझे वैसे भी बहुत कम मिलता है फ्री टाइम, और 1000 लोगों तक मैं पहुँच पा रहा हूँ और 1000 लोगों की हेल्प या गाइड में कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। और यही मेरे पास नहीं है काम, और बहुत काम है लाइफ में। तो इसके अलावा अगर आपके दिमाग में आता है कि मैं सीबीआई ऐसा बताता ही क्यों हूँ, तो अगर आपने ये देखा हो कि मेरी मैक्सिमम जो वीडियोज़ हैं वो सीबीआई को लेकर ही हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं सीबीआई पे वीडियो बनाता हूँ इतनी, तो लोगों को पता होना चाहिए कि मैं किस पोस्ट पे हूँ और मुझे कुछ सीबीआई का पता भी है या नहीं पता। तो अब वीडियो को और आगे लेके जाते हैं और आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है सीबीआई स्टेनोग्राफर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप सीबीआई में एज स्टेनोग्राफर कैसे आ सकते हैं। जब आप आ जाते हैं तो आपकी सैलरी क्या होती है, आपका क्या वर्क प्रोफाइल होता है, आपकी कहाँ पोस्टिंग आ सकती है, आपकी कहाँ ट्रांसफ़र हो सकती है, और आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा क्या आप उसके बाद प्रमोशन से एसआई बन सकते हैं या नहीं, या आप किस तरह की प्रमोशन लेते हैं स्टेनोग्राफर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप किस एग्ज़ाम से सीबीआई स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। तो उसका आंसर है, स्टेनोग्राफर के लिए एक एग्ज़ाम होता है, एसएससी कंडक्ट करती है। इसके अंदर आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम आएगा। ऑब्जेक्टिव ये होता है, मैथ्स नहीं आती इसके अंदर, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आती है। इंग्लिश 100 मार्क्स की, जीएस 50 मार्क्स की और रीजनिंग 50 मार्क्स की, टोटल 200 मार्क्स का। इसमें 2 तरह की कट ऑफ बनती है। एक कट ऑफ बनेगी स्टेनो ग्रेड 2 के लिए, जो कि 2400 ग्रेड पे पोस्ट होती है। एक कट ऑफ बनेगी स्टेनो ग्रेड 1 के लिए, जो कि 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे पोस्ट के लिए होती है। इसके बाद आपका होता है एक स्किल टेस्ट, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपके मार्क्स कितने भी आए हैं ऑब्जेक्टिव में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपकी कट ऑफ आती है हायर वाले में, अगर आप क्लियर करते हैं स्टेनो ग्रेड 1 के लिए, तो आपका जो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें वो आपको डिक्टेट करेंगे, आप शॉर्ट हैंड से लिखेंगे, और उसके बाद जब आप टाइपिंग देंगे तो टाइपिंग में आपको मिलेंगे 50 मिनट्स। 50 मिनट्स में आपको जो भी आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है वो टाइप करना है, और आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट। इसके अलावा अगर आप स्टेनो ग्रेड 2 के लिए आपकी कट ऑफ आती है, तो जो आपका ये स्किल टेस्ट होता है, इसमें आपको मिलेंगे 60 मिनट्स, और इन 60 मिनट्स में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से जो भी आपको डिक्टेट किया गया, जो कि आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है, उसको टाइप करना है। इन दोनों ही एग्ज़ाम में आपको कुछ एरर जो है, आपको कुछ एरर परसेंटेज अलो होता है। जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 5% जो है आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए अलो होगा, और 7% जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अलो। इसके बाद
जो है आप अलग अलग प्रेफरेंस भरते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, 40 डिपार्टमेंट्स के करीब शायद होता है। आप प्रेफरेंस भरते हैं कि मुझे सीबीआई सबसे ऊपर चाहिए या फिर कोई और डिपार्टमेंट ऊपर चाहिए। आप एक लिस्ट भरते हैं, आपके जितने नंबर हैं उस हिसाब से आपको वो डिपार्टमेंट मिलता है। तो मान लीजिए कि आपको सीबीआई में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 मिल जाता है और आप ज्वाइन कर लेते हैं सीबीआई को, तो आपको डायरेक्ट ब्रांच बुला सकती है या फिर आपको एकेडमी बुला सकती है। अगर तो ब्रांच बुलाती है कोई सीबीआई की तो वहाँ पर 1 या 2 महीने बाद आपकी ट्रेनिंग आती है, फिर भी आप ट्रेनिंग करते हैं एकेडमी में, या फिर डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग पे ही बुलाया जाता है। तो दोनों ही केस में एकेडमी जो है हमारी गाजियाबाद में है सीबीआई की, और वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में आपका फिजिकल भी होगा और आपका क्लासेस भी लगेगी। फिजिकल पार्ट ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और क्लासेस में जो है आपको शॉर्ट हैंड और आपको ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है। ये जो ट्रेनिंग है ये 12 हफ्ते की होती है एट प्रेजेंट स्टेनोग्राफर की, और उसके बाद आपसे प्रेफरेंस ली भी जा सकती है कि आपको कहाँ पर ब्रांच लेनी है, या फिर ना भी लें। वो शायद आपसे ले भी ली तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मांगा है वो दें, और अगर नहीं ली तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तब तो वो कहीं भी आपको दे सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं भी। तो आप में से कई लोग ये पूछते हैं कि मैं दिल्ली का हूँ, क्या मुझे दिल्ली मिल जाएगी स्टेनोग्राफर में? तो ऐसा कुछ पक्का नहीं होता है, ना ही एसआई पोस्ट में, ना ही एलडीसी पोस्ट में, और ना ही स्टेनो पोस्ट में। आप दिल्ली के हैं, आपको दिल्ली मिल भी सकता है, आपको दिल्ली नहीं भी मिल सकता। अब मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग आ गई है किसी ब्रांच में जो आपकी पसंद की है तो अच्छी बात, नहीं पसंद की तो आपकी किस्मत। और अब आपसे क्या काम एक्सपेक्ट किया जाता है, आपका क्या वर्क प्रोफाइल होता है। वर्क प्रोफाइल जो है उसमें आपको हो सकता है किसी एसपी या डीआईजी के साथ अटैच कर दिया जाए, आप उनके लिए टाइप करेंगे, या फिर हो सकता है आप किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ अटैच हो जाए और आप उनके लिए टाइप करेंगे। दोनों ही केस में आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जो आप कॉन्फिडेंशियल रखें, आप लोगों के साथ शेयर ना करें, और आपसे भी सामने वाले अधिकारी ने इसलिए शेयर करें कि आप उनके लिए टाइप करते हैं। इसके बाद अगर आप आईओ के साथ अटैच है तो कभी कभी हो सकता है कि आपको टूर पे आईओ ले जाए, मोस्टली नहीं होता है, पर अगर आप बात करते हैं कि क्या हम टूर पर जाते हैं तो बहुत रेयर है, आप जा सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मर्जी है कि आपको ले जाना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर आप सैलरी की में से पूछते हैं आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आती है, तो स्टार्टिंग में आपकी 33,000 के करीब आपकी सैलरी आती है ट्रेनिंग में। और एक और बात, आप जो है इसमें 20% एक्स्ट्रा आपको मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एसआई और एलडीसी को 20% एक्स्ट्रा मिलता है, उसी तरह आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे भी 20% एक्स्ट्रा आपकी बेसिक पे मिलता है, और आपकी बेसिक पे स्टार्टिंग में 25,500 होती है। पर आपको जो है 13 मंथ सैलरी नहीं मिलती जो कि सब इंस्पेक्टर को मिलती है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर को कहीं सैटरडे संडे आना होता है, और वो एलडीसी और स्टेनोग्राफर के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए एलडीसी और स्टेनोग्राफर को अगर कभी सैटरडे संडे को बुला लिया जाता है तो उसके बदले में या तो वो एक्स्ट्रा सैलरी ले लेते हैं उस एक दिन की, या फिर वो उस पर्टिकुलर डेट से जिस दिन उसको बुलाया गया उसके अगले डेट जो है 1 महीने तक की, उस बीच वो कभी भी इस बात के लिए छुट्टी ले सकते हैं कि हमें इस दिन बुलाया गया था, इस सैटरडे या फिर इस संडे को। पर ये विदिन 1 मंथ में उनको लेना होगा। जैसे कि अगर 30 तारीख को संडे को बुला लिया है, 30 मई को बुला लिया है, तो 30 मई के बाद 30 जून तक इस बीच वो कभी भी एक दिन छुट्टी ले सकते हैं वीक डेज में, पर उनको 13 महीने की सैलरी नहीं मिलती है। इसके बाद बात करते हैं कि उनका वर्किंग आवर्स क्या होता है। वर्किंग आवर्स नॉर्मल है, 9:30 से लगभग 6 बजे के करीब होता है। कभी कभी एक्स्ट्रा बैठना पड़ सकता है, अगर जिनके साथ वो अटैच है वो चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा बैठे, पर मोस्टली ये फिक्स होता है उनका जो वर्किंग आवर्स है 6 बजे तक का, 6 साढ़े 6। और अगली चीज़ है प्रमोशन। तो प्रमोशन अगर आप लोग स्टेनोग्राफर वाली लाइन में ही जाते हैं तो आपकी ऑन पेपर्स वैसे देखा जाए तो 5 साल बाद आपकी प्रमोशन होनी चाहिए, और वो होती है स्टेनो ग्रेड 1 के लिए जो कि 4200 ग्रेड पे पोस्ट है। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है और आपको 5 साल से ज़्यादा लग जाता है। पर अगर आप 5 साल बाद या जब भी आपकी पहली प्रमोशन होती है तो आप कहलाते हैं पर्सनल असिस्टेंट। उसके बाद ऑन पेपर अगेन 5 साल बाद आपकी अगेन एक प्रमोशन होती है जो कि प्रैक्टिकली ज़्यादा टाइम लग जाता है नॉर्मली, आप बनते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। और अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट है
तो आप 3 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं एसआई के एग्ज़ाम के लिए, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी, इसी वे में आप जाते हैं। तो ये सब हैं आप लोगों की क्वेरीज जो सीबीआई में स्टेनोग्राफर को लेके आप लोगों की थी कि आप लोग टूर पे जाते हैं, कि आपकी प्रमोशन क्या होती है, क्या आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्या आप एसआई बन सकते हैं 3 साल बाद, और जो भी अदर क्वेरीज थी मैंने सारी आई थिंक इसमें कवर कर ली हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाता हूं, पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ज़रूर करता हूं कि मैं आप लोगों की सारी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। तो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।